हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस सामने थे, जिसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज था पॉवर्टी। अब उस टाइम पे ये सोचना बहुत मुश्किल था कि फ्यूचर में इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करेगा, जिसकी वजह से स्पेस रिलेटेड कोई भी मिनिस्ट्री नहीं बनाई गई, स्पेस रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया। धीरे धीरे करके 1969 में पहली बार हमने एक अपना खुद का इंस्टीट्यूशन डेवलप किया, जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को इसको सेटअप किया जाता है और 3-4 साल के गैप पे ही हम अपना पहला सैटेलाइट बनाते हैं, जिसका नाम है आर्यभट्ट। 1969 में अगर हम बात करें तो नासा उस टाइम पे चांद पे था। जी हां, वो अपोलो मिशन कर रहा था और हम यहां पे अपने स्पेस लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड टेक्नोलॉजी बनाने के लिए सिर्फ अभी इंस्टीट्यूशन ही डेवलप कर रहे थे। 1974 में अपना पहला हम लॉन्च करते हैं, बट हमें जरूरत थी लॉन्च व्हीकल्स की। उस लॉन्च व्हीकल के लिए हम डिपेंडेंट थे ऑन द यूएसएसआर, देन यूएसएसआर, जो आज बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, बारफरकेट हो चुका है। 1980 में हम अपना खुद का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या फिर रॉकेट हम बनाते हैं और उसको लॉन्च किया हमने, अपने ही सैटेलाइट को लॉन्च किया, यानी रोहिणी सीरीज की सैटेलाइट बनाई थी उस टाइम पे हमने, और रोहिणी सीरीज की सैटेलाइट्स को अपने खुद के बनाए हुए रॉकेट से हमने 1980 में इसको लॉन्च किया। इट वॉज द सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, इट वॉज द सक्सेसफुल लॉन्च। यानी इंडिया ने स्टार्टिंग में 1950s के आसपास में ये सोचा भी नहीं था कि 1969 के आसपास में हम इसरो जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करेंगे और फ्यूचर में अपने खुद सैटेलाइट बना के खुद ही उसको लॉन्च करेंगे। 1980s में जब पहली बार हमारे पास स्पेस लॉन्च व्हीकल यानी खुद के जो आप रॉकेट्स हैं या फिर स्पेस लॉन्च व्हीकल्स बनाए गए, तो उसमें सबसे पहला व्हीकल था, वो था हमारा SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आज का हमारा जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है कि आज इंडिया के पास में कौन कौन से लॉन्च व्हीकल्स हैं, किस तरह के लॉन्च व्हीकल्स को किस तरह के प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है, कौन कौन से मिशंस में हमने कौन से लॉन्च व्हीकल्स को यूज किया था, यानी कि रॉकेट्स को यूज किया था। आज हम बात करेंगे SLV के बारे में, ASLV के बारे में, PSLV, GSLV और GSLV के लेटेस्ट वर्जन GSLV Mark 3 के बारे में। आइए आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि चहल एकेडमी इस दिवाली के शुभ अवसर पर लाए हैं 50% डिस्काउंट ऑफर, जिसमें हमारी जो ऑनलाइन कोर्सेज की फीस 99,999 से 49,999 कर दी गई है और जो रिकॉर्डेड लेक्चर की फीस है 24,999 से सिर्फ 19,999 कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक को क्लिक करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कि इंडिया के पास आज कौन कौन से लॉन्च व्हीकल्स हैं। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें मेन चीज है कि हमने धीरे धीरे करके इस चीज को डेवलप किया है और पूरी कंट्रीज यानी जितनी भी हमारे आसपास की कंट्रीज हैं जो भी स्पेस लॉन्च व्हीकल्स डेवलप करती है, उसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट रॉकेट्स सिर्फ इंडिया ही बनाता है। इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो जितने भी रॉकेट्स हम लॉन्च करते हैं उसमें लगभग 95% लॉन्च सक्सेसफुल होते हैं। वहीं दूसरी कंट्रीज, अगर हम जेक्सा की बात करें, जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी, कनाडा स्पेस एजेंसी, नासा की अगर हम बात करें, रशिया की अगर रॉसकॉस की बात करें, चाइना स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें, तो उनके कंपैरेटिवली उनकी जो एफिशिएंसी है उनकी 70 to 80% रहती है। वहीं पे हमारी जो एफिशिएंसी है वो 95 को भी क्रॉस करती है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आर द बेडरॉक ऑफ द स्पेस मिशंस। जितने भी स्पेस मिशन हमें करने होते हैं, डेफिनेटली उसके लिए एक व्हीकल चाहिए जिसको हम बोलते हैं रॉकेट या फिर स्पेस लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट को कहीं पे डिप्लॉय करना है या फिर किसी स्पेस में किसी एस्टेरॉयड को या किसी प्लैनेट को एक्सप्लोर करना है, डेफिनेटली हमें चाहिए एक रॉकेट। द सैटेलाइट मिशन रिलाई ऑन पावरफुल लॉन्च व्हीकल्स नॉन एज रॉकेट। हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको रॉकेट बोलते हैं, बट टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है स्पेस लॉन्च व्हीकल, टू कैरी सैटेलाइट एंड पेलोड इनटू द स्पेस। Indian Space Research Organization plays a vital role, important role in the introduction of these space launch vehicles. इसरो की है एक विंग विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर।
जो कि एक इसरो की एक विंग है, इसरो का एक पार्ट है। ये मेनली स्पेस लॉन्च व्हीकल्स डेवलप करता है इंडिया के अंदर। सबसे पहला जो लॉन्च व्हीकल बनाया गया इंडिया के अंदर में, दैट वाज द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3। ये पहला रॉकेट था जो इंडिया ने पहली बार इसको बनाया 1970s के आसपास में, और उसके बाद यानी 1974 टू बी एग्जैक्ट, 1974 में इसको बनाने के बाद इसके इंजन को अभी भी प्रिजर्व रखा गया है, और इसी इंजन को आज हम मिसाइल्स में भी यूज करते हैं। यानी कि अगर हम एक सिंपल सा डिफरेंस देखिए, क्या डिफरेंस है मिसाइल और रॉकेट्स के बीच में, तो रॉकेट्स में हम जनरली सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, वहीं पे जो हमारा मिसाइल होती है उसमें हम वॉरहेड को लॉन्च करते हैं। ऑलमोस्ट जो हमारा जो मैकेनिज्म होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। जनरली किसी भी रॉकेट के अंदर में स्टेजेस होती है, लाइक हियर वी हैव दिस फर्स्ट स्टेज, then second stage, and then we have, suppose this is first stage, this is second stage, and suppose this is the last stage। यानी हम स्टेजेस में इसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने का मेन इसका फायदा होता है कि मान लीजिए अगर हमने रॉकेट को एज अ सिंगल कंपोजिट स्टैक कंसीडर कर लिया, तो जो भी फ्यूल इसके अंदर हम लेके जाते हैं, कुछ टाइम बाद, कुछ ऊंचाई के बाद वो फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन जो सिलेंडर हम ये पूरा बड़ा लेके गए हैं वो इसका वेट बढ़ा देगा। सो उसका वेट बढ़ जाए तभी हम एफिशिएंसी बढ़ा सकें, इस वजह से हम इसको स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, लाइक 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, लाइक दिस। इससे एक फायदा होता है कि हमारा जो अगर फर्स्ट स्टेज का फ्यूल खत्म हो गया तो हम इस पार्ट को यहां से डिटैच कर सकते हैं, और वो एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। फ्रिक्शन की वजह से एयर के साथ फ्रिक्शन होगा और उसके बाद ये कंबस्ट आउट हो जाएगा। सेकंड का जैसे ही फ्यूल खत्म हो जाता है, फिर इसको यहां से डिटैच कर दिया जाएगा, थर्ड को यहां से डिटैच कर दिया जाएगा, फोर्थ को यहां से डिटैच कर दिया जाएगा, और फोर्थ के ऊपर एक कंपोजिट स्टैक के अंदर में यहां पे लगे होते हैं हमारे सैटेलाइट्स, और ये जो हैश है इसको हम ऐसे ओपन कर देते हैं, और ओपन करने के बाद इसको जो मोमेंटम मिला है उससे हम इसको ऐसे लॉन्च कर देते हैं। तो जनरली हमारा मेन पर्पस है रॉकेट बनाने का इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को स्पीड पहुंचाना। लगभग हमें 7.92 किलोमीटर मिनिमम स्पीड चाहिए होती है पर सेकंड की, और अगर हम किसी बाहर वाले मिशन को करना चाहते हैं, यानी किसी प्लैनेट तक अपने सैटेलाइट को पहुंचाना चाहते हैं या किसी रोवर को पहुंचाना चाहते हैं, तो उस केस में हमें स्पीड चाहिए होती है एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। वहीं पे अर्थ के आसपास अगर हमें किसी रॉकेट में या फिर रॉकेट के थ्रू सैटेलाइट को पहुंचाना है, तो वहां पे मिनिमम स्पीड चाहिए होगी हमें 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। आइए अब इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से व्हीकल्स हैं अभी तक। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन से मोशन पे काम करता है, कौन से लॉ पे काम करता है, दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो हमारा रॉकेट होगा वो रॉकेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोपल्शन करेगा, एयर इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और फिर ये मोमेंटम गेन करेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि रॉकेट जो है हमारा वो फाइनल ऑर्बिट तक कभी नहीं जाता, रॉकेट सिर्फ एटमॉस्फेयर तक ही रहता है, लेकिन फाइनल स्टेज में प्रेजेंट जो सैटेलाइट है उसको वो लॉन्च कर देता है। उदाहरण के तौर पे सपोज कीजिए हमारा अर्थ है, दिस इज आवर एटमॉस्फेयर, और हमारी जो डिजायर्ड ऑर्बिट है वो ये है, हम अर्थ की इस ऑर्बिट में मूव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जो हमारा लॉन्च व्हीकल होगा वो जैसे ही उड़ेगा, फर्स्ट पार्ट डिटैच, सेकेंड पार्ट डिटैच, थर्ड पार्ट डिटैच, और फोर्थ पार्ट यहां पे डिटैच हो जाएगा, और फाइनली जो इसके अंदर में जो फाइनल स्टेज में सैटेलाइट प्रेजेंट होगा, वो सैटेलाइट यहां से मोमेंटम पकड़ के वो धीरे धीरे करके इस ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा। यानी जो हमारा लॉन्च व्हीकल है सिर्फ सैटेलाइट का साथ देता है एटमॉस्फेयर तक, एटमॉस्फेयर के खत्म होने के बाद उसकी स्टेजेस भी खत्म हो जाती है, और फाइनल जो पीछे से भाग के वो मोमेंटम उसने गेन किया है, उस मोमेंटम को वो सैटेलाइट को सौंप देता है, और सैटेलाइट उस केस में आगे फर्दर बढ़ जाता है, और हमारा जो लॉन्च व्हीकल है वो पीछे ही रह जाता है विद इन द एटमॉस्फेयर, अगर हम इसको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करते हैं तो। द मास ऑफ द गैस एस्केपिंग थ्रू अ रॉकेट नोजल गिव्स अ पुश और कॉमनली कॉल्ड एज थ्रस्ट टू द रॉकेट टू फ्लाई इन द अपोजिट डायरेक्शन। वही बात कर रहे हैं हम लोग थर्ड लॉ की, न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब तक ये थ्रस्ट रहेगा तब तक ये रॉकेट मूव करता रहेगा।
न्यूटन्स लॉ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ है कंजर्वेशन का, जिसमें ये बोलता है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ दैट इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एक पर्टिकुलर पाथ में वो लॉ फॉलो कर रही है या फिर स्टैटिक या फिर रेस्ट में है, तो इट विल रिमेन सो। यानी अगर कोई बॉडी कंटिन्यूअसली चल रहा है तो वो हमेशा चलता रहेगा, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, अनटिल अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए वो बॉडी उसी मोशन में रहेगी। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ है हमारा इनर्शिया का, मेनली F इक्वल्स टू m इंटू ए, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एंड थर्ड लॉ इज कंजर्वेशन लॉ, जिसमें हम बोलता है हमारे न्यूटन का लॉ कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना रिएक्शन आप लगाएंगे जितना, तो उतना ही एक्शन आपके ऊपर होगा। इस वजह से क्योंकि हमें गैस का प्रोपल्शन करना है, जिस वजह से हमें थर्ड मोमेंटम मिल जाएगा, थर्ड मोशन मिल जाएगा डेफिनेटली, उस वजह से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, इसलिए जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है रॉकेट्स में, हम अभी यूज नहीं कर सकते। डेफिनेटली इन फ्यूचर वी आर ट्राइंग टू डू सो, बट यस अभी के लिए हम मेनली गैस प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है। एयर में वो गैस प्रेशर लगेगा, एयर उसके रिस्पेक्ट में रिवर्स एक्शन देगी और हमारा जो रॉकेट है वो हवा में उड़ जाएगा। बात करते हैं फर्स्ट ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल की। इससे पहले भी कुछ लॉन्च व्हीकल बनाए गए थे। सबसे पहला जो लॉन्च व्हीकल बना दैट इज SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। उसके बाद जो लॉन्च व्हीकल बनाया गया दैट इज ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बट ये दोनों अभी रिटायर हो चुके हैं, ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, वर्किंग नहीं है, क्योंकि बहुत पहले इसको बनाया गया था 1970-80s में। उसके बाद में फिर बनाया गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1994 के अंदर में, जो आज के टाइम पे सबसे एफिशिएंट व्हीकल माना जाता है इंडिया का। इट इज द फर्स्ट ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया करंटली। बात करें कि PSLV is a launch system primarily developed to launch remote sensing satellites। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जनरली ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, यानी वो लगभग 500 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की हाइट पे होते हैं अर्थ सरफेस से, और वहां से रिमोट से सेंस करते हैं। रिमोट का मतलब होता है दूर से, यानी दूर से सेंस करने वाले सैटेलाइट्स को बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। ऐसे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए बनाया गया था हमारा जो इसरो के द्वारा या फिर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आज के टाइम पे जो PSLV है वो 4 स्टेज रॉकेट है। जैसा कि मैंने बताया, जैसे जैसे हमारा फ्यूल कंज्यूम होता रहेगा, अगर एम्प्टी कंटेनर है उसको हम डिटैच कर देते हैं तो उसी को हम स्टेज का नाम देते हैं। जनरली हमारे पास 4 स्टेजेस है इसके अंदर में, और ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड हम यूज करते हैं। 2 तरह के फ्यूल इसमें यूज किए जाते हैं। एक सॉलिड फ्यूल है जिसमें हम हाइड्रोक्सिल टर्मिनेट पॉलीब्यूटाडीन HTPB इसको हम यूज करते हैं। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेट पॉलीब्यूटाडीन ये हमारा एक सॉलिड फ्यूल है। अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में समझना चाहें तो रबर और प्लास्टिक को एक अलग फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ये बनाया जाता है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेट पॉलीब्यूटाडीन। वहीं पे लिक्विड फ्यूल की अगर हम बात करें तो मोनोमेथाइल हाइड्राजीन, मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये तरह के फ्यूल हम यूज करते हैं लिक्विड फ्यूल्स के अंदर में इन द स्पेस रॉकेट्स। फर्स्ट और थर्ड जो हमारी जो स्टेजेस होती है इन जनरल, पहली और तीसरी जो स्टेजेस होती हैं वो होती है हमारी सॉलिड स्टेज, और जो सेकंड और फोर्थ स्टेज होती है PSLV के अंदर में वो होती है हमारी लिक्विड स्टेज। यानी उनमें से ये वाले फ्यूल ये यूज किए जाते हैं, और सॉलिड में हमारे पास सिर्फ एक ही फ्यूल होता है दैट इज HTPB। यानी अगर हम बात करें तो जो हमारा PSLV है, सपोज कीजिए दिस इज आवर PSLV, तो PSLV के अंदर में 1 2 3 4 और 4th स्टेज के एंड पॉइंट पे लगा होगा हमारा सैटेलाइट या फिर रोवर और लैंडर। ये हमारे 4th स्टेज के अपर वाले मॉड्यूल में लगा होता है। पहला स्टेज यहाँ पे सॉलिड होगा, देन लिक्विड, देन सॉलिड एंड देन लिक्विड। यूपीएससी की बात करें तो पहले कई बार ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है PSLV और GSLV को लेके कि कौन सी कितना स्टेज होता है या फिर उसकी कितनी कैरिंग कैपेसिटी है। यूपीएससी इसको जनरली पूछता रहता है।
बात करें इसमें फर्स्ट स्टेज में, तो फर्स्ट स्टेज में जनरली स्ट्रैप ऑन मोटर लगा होता है एक पुश देने के लिए एडिशनल। इसको बूस्टर स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि जब हमें कोई भी व्हीकल को सबसे पहले स्टार्ट करना, तो वी नीड टू ओवरकम द फ्रिक्शन। सपोज कीजिए उदाहरण के तौर पे अगर आप कार चलाना चाहते हैं तो पहले गियर में सबसे ज्यादा पावर मिलती है। जैसे जैसे आप गियर को बढ़ाते चले जाते हैं, पावर जो है रिक्वायरमेंट उसकी कम होती चली जाती है, स्पीड हमारी बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल सेम वे में लगभग हमारे जो पीएसएलवी का जो वेट होता है 250 टन के आसपास होता है। तो 250 टन के वेट को अपलिफ्ट करना आसान नहीं है। इस वजह से जो पहली स्टेज होती है उसमें हम सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं। सॉलिड फ्यूल जो होता है बहुत सारा अप थ्रस्ट प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू द लिक्विड फ्यूल। इसके लिए हमें एक एडिशनल जो बूस्टर स्टेज भी लगानी पड़ती है फर्स्ट स्टेज ऑफ पीएसएलवी के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडिशनल थ्रस्ट इसमें चाहिए होता है फर्स्ट स्टेज में टू ओवरकम द एयर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर इन ऑर्डर टू लॉन्च द इनटू द ऑर्बिट। बात करें पीएसएलवी की कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब है कि हमारे 500 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की हाइट तक अगर हमें कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है तो लगभग हम 3250 केजी का जो लोड है उसको हम लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकते हैं। बट इसका अगर हम नॉर्मल एवरेज की बात करें तो 1500 केजी तक इसको हम मेनली ले जा सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस में इसको बढ़ाया भी जा सकता है। बट यस, जो ऑर्बिट का साइज वो 500 के आसपास होगा, और अगर ऑर्बिट का साइज 2000 के आसपास का करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो वेट है वो कम हो जाएगा 1500 केजी। बात करें सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट हमारी अर्थ के चारों तरफ एक ऐसी ऑर्बिट होती है, पोल टू पोल ऑर्बिट। अर्थ के चारों तरफ पोल टू पोल ऑर्बिट करके मान लीजिए कि ये हमारा सन है और ये मान लीजिए कि हमारा अर्थ है यहाँ पे। तो अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से ये मूव करता है कि इसका जो फेस है वो हमेशा, सैटेलाइट का जो फेस है वो हमेशा सन की तरफ रहेगा। तो ये पोल टू पोल में इस तरीके से मूवमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। 1400 केजी तक ये ले जा सकता है जियो ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर में। यानी जियो ट्रांसफर ऑर्बिट का मतलब है जियो में ट्रांसफर करने वाली ऑर्बिट। ऑर्बिट की अगर हम बात करें, सपोज दिस इज आवर अर्थ, और सेकंड ऑर्बिट है लो अर्थ ऑर्बिट, और तीसरी ऑर्बिट है हमारे पास जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, जो कि 36,000 अप्रोक्सीमेटली 35786 किलोमीटर की होती है, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 36,000 किलोमीटर ले लेते हैं। यानी सबसे पहले सैटेलाइट को यानी रॉकेट को पहुंचना होता है एलईओ में, और एलईओ में जाने के बाद वो धीरे धीरे मैन्यूवर किया जाता है इनटू द जीईओ ऑर्बिट। तो दिस ऑर्बिट, इस ऑर्बिट को बोलते हैं जीटीओ, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। इस ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए हम जो पीएसएलवी को यूज कर सकते हैं, बट इस केस में ये सिर्फ 1400 केजी तक ले जा जाएगा, जहां पे सैटेलाइट को खुद आगे मूव करना पड़ेगा टुवर्ड दिस बाय यूजिंग देयर ऑन मोमेंटम। जनरली कोई भी जो हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है इस तरह का दिखता है। पहला स्टेज को फिर डिटैच कर दिया जाता है, धीरे धीरे सेकंड स्टेज भी डिटैच हो जाती है, और फाइनली फिर हम इसको सैटेलाइट को लॉन्च कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द पीएसएलवी। बात करते हैं हमारे सेकंड लॉन्च व्हीकल की, दैट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस का मतलब है 36,000 किलोमीटर। जियो का मतलब है अर्थ, और सिंक्रोनाइज का मतलब है अर्थ के जैसा सिंक्रोनाइज यानी रोटेशन, यानी ऐसा सैटेलाइट जिसकी जो टोटल रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है वो अर्थ के रोटेशन टाइम पीरियड के बराबर हो जाए। यानी अर्थ का रोटेशन जो टाइम पीरियड है 24 आवर, और वही हमारे सैटेलाइट का रेवोल्यूशन टाइम पीरियड हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं, उस ऑर्बिट को हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और ये ऐसा हो पाता है 36,000 किलोमीटर हाइट पे। जीएसएलवी की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 2.5 टन से लेकर 4.5 टन की क्लास के ऑर्बिट को ये जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट तक ले जाने में सक्षम है। बात करें इसके अंदर में टोटल में 3 स्टेजेस होती है, जो कि यूपीएससी ने अभी 2-3 साल पहले क्वेश्चन भी पूछा था। 3 स्टेज रॉकेट होता है। पहला स्टेज के अंदर में जनरली हम यूज करते हैं लिक्विड फ्यूल। सेकेंड स्टेज के अंदर में हम इसको यूज करते हैं, सॉरी दिस इज सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज ये जो बाहर दिखाई दे रहा है दिस इज फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हमेशा हम यूज करते हैं सॉलिड फ्यूल, सेकेंड स्टेज में हम यूज करते हैं लिक्विड फ्यूल जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, और जो ये थर्ड स्टेज है फाइनल स्टेज इसमें हम यूज करते हैं क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब है लो टेम्परेचर पे चलने वाला इंजन, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को यूज करते हैं इन द लिक्विड फॉर्म।
यानी चंद्रयान जो मिशन हुए हैं वो भी हमारे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से ही किए गए हैं, GSLV मार्क 2 मार्क 3 के थ्रू ही किए गए हैं। बात करें जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है GSLV का, GSLV 3, डेफिनेटली इसको हम, ये इतना बड़ा है, यानी लगभग इसका जो वेट है 640 टन के आसपास है, तो इस वजह से इसको हम फैट बॉय भी बोलते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज विद द हिरोशिमा नागासाकी, वहां पे भी फैट बॉय और लिटिल मैन बोला गया था बॉम्ब्स को, बिल्कुल ऐसे ही यहां पे इसको बोला जा रहा है फैट बॉय। GSLV मार्क 3 इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट ऑफ इंडिया, डेफिनेटली इसका कैपेसिटी इतना है, और 2.5 से लेकर 4 टन को ये 36,000 किलोमीटर हाइट तक पहुंचाने में सक्षम है। इस वजह से इसको सबसे बड़ा हैवी रॉकेट माना जाता है। 3 स्टेज रॉकेट है, और ये चंद्रयान 2 के लिए इसको ही हमने यूज किया था। इंडिया का जो फर्स्ट स्पेस मिशन होगा, ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान, उसमें हम इसी का एक लेटेस्ट वेरिएंट जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल HRLV, उसको हम यूज करने वाले हैं। यानी GSLV का ही एक और वर्जन आता है, लेटेस्ट वर्जन है, जो सिर्फ ह्यूमन के लिए बनाया गया है, उसी को बोलते हैं हम ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, जिसके थ्रू गगनयान में जो 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा 400 किलोमीटर ऑर्बिट में 7 दिन के लिए। इनिशियली तो डिसाइड किया गया था 7 दिन के लिए, अब धीरे धीरे शायद उसका टाइम कम कर रहे हैं। उस प्रोग्राम के लिए GSLV के इसी वेरिएंट को यूज किया जाएगा, HRLV ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। बात करें क्रायोजेनिक इंजन की, तो क्रायोजेनिक इंजन जो है उसके अंदर में, अभी जैसे मैंने बताया आपको, लिक्विड फ्यूल्स इसके अंदर में यूज किए जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाता है। 3 स्टेज ये इंजन होता है, यानी 3 स्टेज तक ये जा सकता है। 3rd स्टेज में जनरली इसको यूज किया जाता है। 50% पावर फॉर GSLV रॉकेट एज दे पुश इनटू द स्पेस कम्स फ्रॉम द क्रायोजेनिक स्टेज। यानी जो मैंने बताया आपको कि जो GSLV है वो 3 स्टेज रॉकेट है, उसमें से जो 2 स्टेज हैं, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, वो टोटल मिला के 50% एनर्जी प्रोवाइड करती है, और रिमेनिंग 50% एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय दिस 3rd स्टेज, दैट इज क्रायोजेनिक स्टेज। As a result, engine operating with the cryogenic technology can lift heavier satellites. यानी ये जो इंजन है इंडिया का सबसे ज्यादा हैवीएस्ट इंजन माना जाता है, और जो रॉकेट है वो भी सबसे ज्यादा हैवीएस्ट रॉकेट माना जाता है। नेक्स्ट व्हीकल की बात करें तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, उससे लगता है कि इंडिया के पास बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं, और आने भी स्टार्ट हो चुके हैं। इंडोनेशिया, पेरू, चिली, साउथ अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज, मेनली अगर हम बात करें US, कनाडा की, उधर अगर हम बात करें रशिया की, इधर हम बात करें कजाकिस्तान की, उज्बेकिस्तान की, ये सारी कंट्रीज हमारे कस्टमर बन चुकी हैं। ये कंट्रीज अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इंडिया को ही कॉन्ट्रैक्ट देती हैं। ऐसे में जरूरत हो जाती है कि हम एक सस्ते, यानी लो वैल्यू पे, लो कॉस्ट पे सैटेलाइट को लॉन्च कर पाएं, ताकि जनरली क्या होता है कि बड़ा जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है उसका कॉस्ट अगर 2,500 करोड़ रुपए है, और बाहर के कस्टमर जो सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं उनका जो वेट है वो बहुत छोटा है, जिसकी वजह से वो कम अमाउंट देंगे, तो हमें छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बड़े रॉकेट को हम जनरली यूज नहीं करते। तो हम उन कस्टमर्स को बोलना पड़ता है कि आपको वेट करना पड़ेगा सैटेलाइट लॉन्च कराने के लिए, जब तक हमारे टोटल जो वेट है इसकी कैपेसिटी के बराबर नहीं हो जाए तब तक हम इसको लॉन्च नहीं करेंगे, जिससे डिले भी होते थे। उदाहरण के तौर पे शेयरिंग में चलने वाले ऑटो रिक्शाज, जब तक ऑटो रिक्शा पूरा फिल नहीं हो जाएगा, जब तक वो ऑटो रिक्शा नहीं चलाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो नहीं चलाते हैं। बिल्कुल सेम वे में अगर इंडिया को सैटेलाइट लॉन्च करना है और जिसने लॉन्च करवाना है उसका जो सैटेलाइट का वेट है बहुत कम है, तो हमें वेट करना पड़ता है बहुत ज्यादा। अब ये जरूरत नहीं होगी हम, क्योंकि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना लिए हैं जो 500 किलोग्राम तक के वेट को इजीली ले जा सकते हैं। और जो PSLV है उसके कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो 1/3 ही इसमें पेलोड्स और ये सब लगेगा। इसको हम 500 किलोमीटर की हाइट तक, यानी LEO लो अर्थ ऑर्बिट तक इसको ले जा सकते हैं। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो PSLV से 10 टाइम्स हमारा कॉस्ट इसमें कम लगता है, यानी इसको, और प्लस में प्रिपरेशन टाइम पीरियड जो है वो 3 से 7 दिन में इसको बना के तैयार किया जा सकता है। अगर 15 जो इंजीनियर्स हैं वो 7 दिन तक कंटिन्यूअसली काम करेंगे तो वो इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को, रॉकेट को सिर्फ
7 दिन के अंदर में प्रिपेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली लॉन्च हमारा बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। वहीं पे दूसरे सैटेलाइट्स के लिए हमें 45 दिन से लेकर 60-70 दिन तक भी लग जाते हैं एक लॉन्च व्हीकल बनाने में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, डेफिनेटली ये देखा जाता है कि जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करने में जो व्हीकल यूज किया गया, मान लीजिए उसका जो कॉस्ट था 1000 करोड़ रुपीस था। सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद वो पूरा 1000 करोड़ रुपीस का जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, रॉकेट है, वो वेस्ट हो जाता है। अब हम नहीं चाहते कि इस तरह का वेस्ट हो, तो हमें रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल डेवलप करने पड़ेंगे जो सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद वापस से अर्थ पे लैंड हो जाए और हम उस पर फिर दूसरा सैटेलाइट लगाएं और फिर दोबारा से उसको लॉन्च कर दिया जाए। इसी तरह के रॉकेट को हम बोलते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। डेफिनेटली इसका भी पूरा सिस्टम तो नहीं डेवलप किया गया है, बट इंडिया ने इसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर तैयार कर लिया है, यानी उसको फाइनली ऑपरेशनलाइज तो नहीं किया है, लेकिन एक बड़ा प्रोटोटाइप इसका डेवलप कर लिया गया है जिसमें इंडिया सक्सेसफुल भी हुआ है। RLV-TD की फर्दर अगर हम बात करें, इट इंक्लूड अ फ्यूजलेज, नोज कैप, डबल डेल्टा विंग, ट्विन वर्टिकल टेल्स, एक्टिव कंट्रोल सिस्टम्स। यानी इसके अंदर में क्या होता है, जो नोज कैप होती है वो एक तरीके से जब भी व्हीकल आगे की तरफ बढ़ेगा तो उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा और स्पीड जो है ज्यादा प्रोवाइड करेगी। वहीं पे डबल डेल्टा विंग का मतलब है कि इस तरह के विंग बनाए गए हैं कि वो दोबारा से, यानी ये जो व्हीकल होगा इसके अंदर में इस तरीके से विंग बनाए गए हैं ताकि इसको वापस से लैंड करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, स्पीड को धीरे धीरे वो रिड्यूस कर सके। ट्विन वर्टिकल टेल लगाई गई है, यानी इसके अंदर में 2 टेल सिस्टम है, यानी एक सिस्टम यहां है और एक सिस्टम इसके जैसे है, ताकि अगर एक टेल अगर इसमें इनकेस खराब भी हो जाता है तो हम दूसरे को यूज कर सके। कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं बाय एलिवन एंड रडर। दूसरी अगर हम बात करें, 5 मैक तक इसको ले जाया जा सकता है, यानी जब ये रिटर्न आएगा तो ये 5 मैक की स्पीड तक ये पहुंच सकता है और इंडिया में वापस अर्थ पे सरफेस पे आ सकता है यूजिंग ए रॉकेट बूस्टर HS-9। The project involves complex material selection, स्पेशल अलाइज चाहिए। डेफिनेटली जब भी कोई मशीनरी किसी फ्रिक्शन के थ्रू आएगी तो डेफिनेटली अगर वो मेटल से बनी है तो फ्रिक्शन की वजह से कंबस्ट आउट हो सकती है, तो हमें मटेरियल में स्मार्ट अलाइज लगाने पड़ेंगे। लाइक CC फाइबर अलाय लगाए जाते हैं, कार्बन कंपोजिट अलाइज, और उसकी वजह से जो उसकी विथस्टैंड कैपेसिटी है, टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेसिटी 1400 से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस इजीली पहुंच जाती है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो ट्रायल वर्जन अभी तक किए गए हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। हमारा जो RLV-TD है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, इसका जो अभी फिलहाल के लिए ये फाइनल जो डिजाइनिंग नहीं है, डिजाइनिंग इसकी जब फाइनल ये आएगा उस टाइम पे इसकी चेंज हो जाएगी। एक प्रोटोटाइप के फॉर्म में अगर हम देखें तो ये एक बूस्टर स्टेज है और ये हमारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। इसको हमने हेलीकॉप्टर के थ्रू भी ट्राई करके देखा है। पहले इस लॉन्च व्हीकल को हेलीकॉप्टर से टॉप सरफेस पे ले जाएंगे लगभग 28-30 किलोमीटर हाइट पे, और वहां से इसको ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप करने के बाद 28-30 किलोमीटर के बाद वो धीरे धीरे करके पैराशूट ओपन करके अपनी स्पीड को कम करते हुए ये रनवे पे रन करते हुए धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करके वापस से सेफली लैंड कर जाएगा। फ्यूचर में हम इससे सैटेलाइट लॉन्च करवा के इसको दोबारा से लैंड करवाएंगे, जिससे हमारा काफी ज्यादा कॉस्ट जो है वो बच जाएगा। एक और इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें इन्होंने बे ऑफ बंगाल में लगभग ये 425 किलोमीटर डिस्टेंस पे इसको ड्रॉप किया था, यानी टेस्ट किया गया था। इसमें इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्च करने के बाद बूस्टर स्टेज डिटैच हो गई और जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है वो वापस से यहाँ पे डिप्लॉय ये एक तरीके से लैंड कर गया, और जो हमारे यहाँ पे डिप्लॉयड थे, जो हमारे जो कोस्ट गार्ड्स हैं, उनकी हेल्प से इसको वापस से रिकवर करके इसरो को वापस सौंप दिया गया है। इट वॉज द सक्सेसफुल टेस्ट। बात करते हैं कि ह्यूमन रेटेड जो हमारा जो लॉन्च व्हीकल होगा उसके अंदर में क्या सिस्टम लगेगा। मेनली उसके अंदर में इस तरह के जो लॉन्च व्हीकल की टेस्टिंग हो चुकी है जिसमें हम सुपर फास्ट स्पीड को अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम HRLV को यूज करेंगे ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल गगनयान प्रोजेक्ट के लिए, तो उस टाइम पे कोई भी गलती हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे रियलिटी में एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे, नॉट डमीज जो जनरली हम दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगाते थे। यहाँ पे रियल में एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे तो हमारी जो सेफ्टी जो है वो सबसे मेन प्रायोरिटी आती है। तो उस वजह से इस तरह के जो इंजन है, जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है क्रायोजेनिक इंजन्स, वो हम यूज करने वाले हैं इन गगनयान सिस्टम या फिर गगनयान प्रोग्राम।
बात करते हैं कि C20 यानी जो क्रायोजेनिक इंजन 20 है, उसके अंदर और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है और क्या हो सकता है इसके अंदर में। सक्सेसफुली कंप्लीटेड ग्राउंड क्वालिफिकेशन टेस्ट फॉर क्रायोजेनिक इंजन 20 क्रूशियल फॉर द गगनयान मिशन। इसके अंदर में 39 हॉट फायरिंग यानी एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी किए जा चुके हैं, यानी 39 टाइम्स इसको क्लियरली लॉन्च करके देखा जा चुका है, इसको चला के देखा जा चुका है। एक्सीडिंग द 6350 सेकेंड मिनिमम फॉर ह्यूमन रेटिंग। डेफिनेटली जो अगर हम बात करें सेकंड्स की, इतने जो सेकंड्स हैं इतने तक एटलीस्ट ये एक टाइम में कंबशन होना चाहिए। अब इंजन्स के अंदर में अगर टेक्निकल ज्यादा ना जाते हुए अगर हम बात करें तो इंजन्स जो चलते हैं उनका जो रनिंग्स जो टाइम होता है वो कैलकुलेट किया जाता है कि एक जो आपका स्ट्रोक गया है वो कितने सेकंड का गया है, तो लगभग इतने सेकंड तक ये नो मीन्स विदाउट एनी टर्बुलेंस, विदाउट एनीथिंग ये इजीली चल सकता है और उसको हम इजीली पहुंचा सकते हैं अपने डेस्टिनेशन तक। और डेफिनेटली हमारा जो नेक्स्ट मिशन होने वाला है गगनयान, जो कि 25 में डिसाइड किया गया है लॉन्च करने के लिए, डेफिनेटली उसके अंदर में हम इसको यूज करने वाले हैं। होप सो ये सक्सेसफुल होगा। मोस्ट लेटेस्ट रॉकेट जिसके अभी डेवलप किया जा रहा है इंडिया के अंदर में, आयन रॉकेट, ION रॉकेट। आयन रॉकेट आर द रॉकेट ऑफ द फ्यूचर फॉर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन। जिस तरीके से वॉयेजर स्पेस लॉन्च व्हीकल किया था नासा का, जिसने जो हमारी कुइपर बेल्ट है यानी सोलर सिस्टम के भी बाहर वो पहुंच गया है और डीप स्पेस रिसर्च कर रहा है, बेस्ट बिल्कुल ऐसे ही हम बड़े रॉकेट बनाना चाहते हैं ताकि हम जहां तक आज तक नहीं पहुंच पाए हैं डीप स्पेस के अंदर में, वहां तक भी पहुंच पाए। they are much more efficient than conventional rocket that use the chemical fuels। यानी यहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज करने वाले हैं, आयंस को यूज करने वाले हैं, डेफिनेटली एकदम से ही डिफरेंट टेक्नोलॉजी इसमें यूज करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले जो बताया आपके, जिसमें हमने केमिकल्स को जनरली हम यूज करते हैं, सॉलिड केमिकल्स जो यूज कर रहे हैं और हम लिक्विड केमिकल्स को हम यूज कर रहे हैं, यहां पे हमें एक इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे इसको चलाएंगे। वाइल केमिकल फ्यूल जनरेट वेलोसिटी ऑफ अप टू 2 to 5 किलोमीटर पर सेकेंड, बट यहां पे आयन की इतनी कैपेसिटी है कि 44 किलोमीटर पर सेकेंड। जस्ट इमेजिन दिस थिंग, 4400 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्पीड होती है। आयन रॉकेट यूज इलेक्ट्रिक रिपल्शन ऑफ आयंस टू प्रोपेल दी रॉकेट। डेफिनेटली ये जो स्पीड है अभी इनिशियल स्टेज में नहीं पहुंच पाएगी, अभी तो हम कुछ किलोमीटर पर सेकंड पे ही बात करेंगे, बट इसके अगर हम बात करें तो इसकी अचीवमेंट यानी जो इसके मैक्सिमम लिमिट्स है वो कहां तक पहुंच सकता है, दिस इज नियर अबाउट दिस। बट डेफिनेटली इतनी स्पीड तक किसी भी व्हीकल को चलाना खतरे से खाली नहीं है, इस वजह से इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो अचीव जो किया जा सकता है दैट इज दिस। बट जो इनिशियल स्टेज में हम इसको लेके जाएंगे वो 100 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास ही इसका स्पीड रहेगा। स्मॉल स्केल आयन प्रोपल्शन इज यूज्ड इन अ नंबर ऑफ मिशंस, यानी ये पहली बार नहीं है कि हम इसको पहली बार यूज करेंगे, पहले भी नासा का डॉन मिशन ये ऐसा कर चुका है, डीप स्पेस मिशंस कर चुका है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का लीजा पाथफाइंडर जो कि लैग्रांजियन 1 ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए था, वो भी सक्सेसफुली जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो भी इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ है। बेपी कोलंबो और जापान का हायाबुसा जो मिशन था, जो कि बहुत सक्सेसफुल मिशन माने जाते हैं, वो भी इसी तरह के जो लॉन्च व्हीकल्स है उसको यूज करके करा गया था। ये हमारे इंडिया के जितने भी लॉन्च व्हीकल्स हैं जितना हमने डेवलप किया है। सबसे पहले SLV डेवलप किया, उसके बाद में ASLV डेवलप किया, लेकिन वो आज के टाइम पे यूज नहीं होते हैं। उसके बाद हमने PSLV डेवलप किया, GSLV डेवलप किया, GSLV में भी लेटेस्ट वर्जन GSLV Mark 3 लेकर आए। उसके बाद हम लेकर आए उसी के जो लेटेस्ट वेरिएंट्स है HRLV ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल और फिर आयन रॉकेट। ये है हमारी पूरी जर्नी, इसरो की जर्नी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की जर्नी। यूपीएससी से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बार पूछ चुका है, आप ट्राई कीजिएगा कि इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को न्यूज़पेपर में जब भी आती है उसको कलेक्ट करें। आपको हमारी इंफॉर्मेशन जो वीडियोस की इंफॉर्मेशन वो कैसी लगती है, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको बताइए। कोई सजेशन या कोई भी अगर आपको इंटरेस्टेड टॉपिक आपको पता है तो अगर वो हम चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि हम उसको बनाएं, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल और हमें उसको इंफॉर्मेशन दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसको लिख के बताइए। थैंक यू।